नमस्कार। बिहार की सीरीज को हम लोग स्टडी कर रहे थे जहाँ पे हमने बिहार की ज्योग्राफी को देखा है, बिहार के एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स को देखा है, बिहार के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा है। आज हम बिहार के स्टैटिक्स में आज इसकी पॉपुलेशन के डेटा को स्टडी करेंगे। उस पॉपुलेशन को डेटा को जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसको 3 सीरीज में स्टडी करेंगे। जो लास्ट सीरीज में हम इसको स्टडी करेंगे वहाँ पे हम इसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बिहार की जनसंख्या का एक आकलन करेंगे। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, स्वागत है चहल केस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम लोग बिहार और यूपी स्टेट स्पेसिफिक सीरीज को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज इसी सीरीज में जब हम बिहार की जनसंख्या की पहली सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं तो बिहार के पहले पॉलिटिकल मैप को स्टडी कर लेते हैं। बिहार के पॉलिटिकल मैप की स्टडी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको यह पता है कि बिहार के नॉर्थ ईस्ट पे हमको किशनगंज मिलेगा, बिहार के नॉर्थ वेस्ट पे हमको चंपारण मिलेगा, बिहार के साउथ वेस्ट पर हमको कैमूर मिलेगा रोहतास के साथ, और बिहार के साउथ ईस्ट पर हमको बांका जिला मिलेगा। इसके साथ ही हमको ये पता लगा कि बिहार की जो राजधानी है पटना, वो बिहार के मध्य में स्थित है और यह गंगा के दक्षिणी क्षेत्र के किनारे पर पड़ने वाला अपने आप में एक नगर है और यहीं से गंगा जी होते हुए निकलती है। तो गंगा जी का जो क्षेत्र पड़ता है बिहार की राजधानी पटना से होते हुए निकलता है। पटना को कुल 9 डिस्ट्रिक्ट आपस में एक साथ शेयर करके चलते हैं और पटना जो बिहार का मोस्टली हाईली अर्बनाइज्ड सिटी है, उसके साथ ही जो उसका बॉर्डर शेयर करता है डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, वहां पे जो पॉपुलेशन रेशियो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी बिहार में सबसे अधिक होने वाली है। ये बिहार का कुछ पॉलिटिकल मैप है। अगर हमने बिहार के प्रेसिपिटेशन को भी डिस्कस करा है तो वो नॉर्थ ईस्ट से चलते हुए लगातार घटती है साउथ वेस्ट की तरफ चलते हुए। अगर बिहार के हम स्ट्रक्चरल डिवीजन की बात करेंगे तो बिहार में ऊपर की हमको शिवालिक का तराई का क्षेत्र मिलता है, मध्य में इसके गंगा के मैदान मिलते हैं। गंगा के मैदान का विभाजन हम 2 तरीके से करते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान। जो दक्षिणी गंगा का क्षेत्र है वो अपने आप में सूखाग्रस्त क्षेत्र में बिहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास एक दक्षिणी पठारी संकीर्ण भूमि क्षेत्र की पट्टी मिलती है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की पट्टी का एक भाग है। ये बिहार का कुछ पॉलिटिकल डिवीजन। इस पॉलिटिकल डिवीजन और नेपाल के साथ हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और वेस्ट बंगाल के साथ हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट के साथ बिहार के पास एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसके पास अपने राज्यों के ये सारे के सारे बॉर्डर रहते हैं। अब अगर हम बिहार की स्टडीज के साथ आगे बढ़ते हैं कि बिहार की पॉपुलेशन डेटा अपने आप में क्या कहता है, जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं, तो अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो हमको यह पता लगता है कि वर्तमान में बिहार की जो कुल जनसंख्या है, वर्तमान में बिहार की जो कुल जनसंख्या है वह है अपने आप में 10,40,99,452 किलोमीटर। और इस प्रकार 452 व्यक्तियों की, तो इस प्रकार से 10,40,99,452 लोगों के साथ बिहार भारत की भारतीय क्षेत्र में अगर हम जनसंख्या के आधार पर इसकी स्थिति को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर निकलकर आता है। जो वर्तमान भारत की कुल जनसंख्या का 2011 के आंकड़ों के अनुसार 8.60% है। और अगर बिहार और यूपी को हम देखते हैं तो हमको ये पता लगता है जो इंडिया के मोस्टली हाईली चार्ज्ड पॉलिटिकल स्टेट है उसमें 2 ही पॉलिटिकल स्टेट आते हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश आता है और एक बिहार आता है। इसमें भी जो बिहार की राजनीति वो अपने आप में बहुत मुखर राजनीति है, बहुत मुखर तरीके से वो अपनी राजनीति करते हैं। इसलिए बिहार की राजनीति और बिहार के लोग पूरे भारत में अपने आप में छाए रहते हैं और इनकी चर्चा आम रूप से भारत की जो प्रतिदिन की बोलचाल है, भाषा शैली, उसके अंतर्गत हम इसको अपने उपयोग में लेते रहते हैं। बिहार की यह जनसंख्या राज्य के 94,163 वर्ग किलोमीटर के, अर्थात जो भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर का, उसका 2.86% क्षेत्र बनाती है। क्षेत्र पर असमान रूप से, अब इस बात पर ध्यान दीजिए, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना अपने आप में असमान रूप से वितरित है। ये असमान शब्द ही बिहार का जो रीजनल डिस्पैरिटी है, अर्थात जो क्षेत्रीय विषमता है विकास के आधार पर, उसको दर्शाता है। अगर हमने बिहार के भौतिक क्षेत्रों का विभाजन करा तो हमें इससे उत्तर में जो क्षेत्र मिल रहा था वह क्षेत्र इसके मध्य में नहीं है, जो मध्य का क्षेत्र है वह इसके दक्षिण में नहीं है। इसी के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो पटना है वो हाईली अर्बनाइज अर्थात सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो समस्तीपुर इसके साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, सीमा को साझा करता है, और समस्तीपुर बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला अनुपातिक रूप से डिस्ट्रिक्ट है। अगर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो क्या पटना का प्रभाव समस्तीपुर पर नहीं पड़ा और समस्तीपुर का प्रभाव पटना पे नहीं आ रहा? तो ये आपको भी क्षेत्रीय विकास विषमता का एक सीधा सीधा संकेत यहाँ पर देता है।
अर्थात कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। इस प्रकार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना निकल के आता है 1106 और ये देश में सर्वाधिक है। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में 25.4% की रही है, जो अपने आप में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में से गिनी जाती है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला हमारे पास निकल के आता है मधेपुर। कहां पर निकल के आता है 31.01% के साथ। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला हमारे पास निकल के आता है गोपालगंज। और इस प्रकार से मधेपुर और गोपालगंज के साथ हमारे पास सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला हमारे पास यहाँ पर निकल के आता है अपना गोपालगंज। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, जिनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अपने आप में पटना ही है। अब पटना की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पटना का जो फर्टिलिटी रेट है, जो जनसंख्या वृद्धि का जो प्राकृतिक मानक होता है, उसके कारण पटना की जनसंख्या बढ़ रही है। नहीं, हमने कहा कि पटना अपने आप में हाईली अर्बनाइज या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत के आधार पर जिला बनता है। और इस प्रकार से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोगों को और पूरे बिहार के लोगों को यह लगता है कि पटना में कमाने की संभावना सर्वाधिक अधिक है। अर्थात जीविकोपार्जन के लिए जो आपको आवश्यकता होती है वो पटना में आपकी सुगम रूप से फलीभूत हो सकती है। इस कारण से बिहार में पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बन जाता है, जहां बिहार की कुल जनसंख्या का 5.16% भाग अपने आप में निवास करता है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जिसकी कुल जनसंख्या है 6,36,342 किलोमीटर। और इस प्रकार से पटना के साथ शेखपुरा, अपना गोपालगंज और अपना मधेपुर, ये हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े पर निकल कर आते हैं, जहां पे मधेपुर हमारे पास बनता है 31.01% का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला, जबकि गोपालगंज हमारे पास बनता है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला जनसंख्या के आधार पर। पटना हमारे पास सर्वाधिक संख्या वाला जिला है, और जो हमारे पास शेखपुरा है वहां पर न्यूनतम जनसंख्या बिहार की किसी एक डिस्ट्रिक्ट के आधार पर निवास करती है। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। जब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो हम यह देखते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बिहार में कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास पटना ही है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पूर्वी चंपारण। ये पूर्वी चंपारण का है, तो पूर्वी चंपारण हमारे पास ये रहा। इसके बाद हमारे पास आता है मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर हमको कहाँ मिलेगा, तो मुजफ्फरपुर हमको मिलता है आपके यहाँ पर, किधर गया भाई मुजफ्फरपुर, ये रहा आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर हमको मिलेगा यहाँ पे। तो पहला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हो जाता है पटना, दूसरा हो जाता है पूर्वी चंपारण जो पश्चिमी चंपारण से लगा हुआ अपना जिला है। इसके बाद हो जाता है हमारा मुजफ्फरपुर, फिर हमारे पास आ जाता है हमारा मधुबनी, और मधुबनी हमारा ये रहा जो नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और फिर हमारे पास आ जाता है गया, और गया को लेकर हमको पता लगा था कि बिहार के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है उसमें गया भी हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। गया जो है ये दक्षिणी पठारी भूमि संकीर्ण भूमि की पट्टी का अपने आप में एक जिला के आता है। गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गई, बांका हो गया। तो इस प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारे पास मिला पटना। और पटना को लेकर हमको पता था कि 9 डिस्ट्रिक्ट पटना के आसपास जो सीमा है उसको साझा करते हैं, जिसमें एक हो गया हमारा सारण, एक हो गया वैशाली, एक हो गया समस्तीपुर, फिर हो गया हमारा बेगूसराय, फिर हो गया लखीसराय, फिर शेखपुरा, फिर नालंदा, फिर जहानाबाद और फिर अरवल, और इसके साथ हमारे पास हो गया भोजपुर। और भोजपुर में हमारे पास पड़ता है आरा। आरा अपने पास भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का ही अपने पास में एक सिटी निकलकर आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर, मधुबनी और गया ये डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण जनसंख्या हमको ये मिल जाती है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला में हमारे पास आता है शेखपुरा। अब ये शेखपुरा कहाँ है, तो ये शेखपुरा देखिए ये वही डिस्ट्रिक्ट है जो पटना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इसको और थोड़ा इजिली देखते हैं। राइट, तो मैंने कहा कि देखिए फिर से बिहार के अंतर्गत हमको जो क्षेत्रीय विभिन्नता विकास के आधार पर हमको मिल जाती है विषमता, कि पटना में हमारे पास सर्वाधिक जनसंख्या है, जबकि पटना से लगा हमारे पास शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और यहाँ पर हमारे पास न्यूनतम जनसंख्या का क्षेत्र आ जाता है। शेखपुरा बिहार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, लेकिन शेखपुरा पटना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, लेकिन शेखपुरा की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो पटना से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, और ये बीच का जो डिस्टेंस है ना के बराबर आ जाता है। अगर बीच में नालंदा ना था तो शेखपुरा ही पटना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता। इसके आ जाता है हमारे पास शिवहर, और शिवहर हमारे पास कहाँ है, तो शिवहर हमारे पास ये रहा ऊपर, जहां पे हमारे पास सीतामढ़ी और
ईस्ट चंपारण के मध्य हमको ये पड़ता है। फिर हमारे पास आता है अरवल और फिर हमारे पास आता है लखीसराय। लखीसराय कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था लखीसराय हमारे पास वही डिस्ट्रिक्ट है जो कि पटना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट में जहानाबाद। तो अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है पटना, और न्यूनतम जनसंख्या जिले वाले की बात करेंगे तो वो हमारे पास निकल के आता है शेखपुरा। तो पटना हमारा ये रहा और शेखपुरा हमारा ये रहा। इस प्रकार से ये अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हो गया और शेखपुरा हमारे पास हो गया न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और क्या आंकड़े आ रहे हैं। तो जब आगे हम अपने आंकड़ों की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हमारे पास कौन से हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अपना कैमूर। और कैमूर जब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आता है तो कैमूर हमारे पास रहा ये। तो हमारे पास जो बिहार का साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास आता है कैमूर। अगर हमने यूपी की सीरीज को देखा होगा तो हमने वहां पे कहा था कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कैमूर नाम जो निकल के आ रहा है वो कैमूर की पहाड़ियों से निकल के आ रहा है जो कि विंध्या का ही अपने आप में एक्सटेंशन हो जाता है। तो कैमूर हमारे पास ये जिला निकल के आता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जिला आता है जमुई, और जमुई हमारे पास बिहार में दक्षिण की ओर पड़ता है। ये रहा जमुई, यानी कि जमुई हमारे पास वह डिस्ट्रिक्ट है जो दक्षिणी भूमि के पठारी क्षेत्र से बिहार से लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट आता है। क्योंकि हमारे पास जो दक्षिणी भूमि क्षेत्र की जो पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि है उसी में से हमारे पास एक जिला आता है जमुई। फिर हमारे पास आता है बांका, और जमुई से ही लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट हमारे पास बांका है, अर्थात यह भी बिहार के पठारी भूमि का क्षेत्र है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पश्चिम चंपारण। तो हमने कहा था ये हमारे पास ईस्ट चंपारण है, और इसके साथ ही हमारे पास आता है वेस्ट चंपारण। बिहार का जो सर्वाधिक प्रॉस्पर जिला अगर हम एग्रीकल्चर की स्थिति से और वेजिटेशन की स्थिति से अर्थात वनस्पति के घनत्व के आधार पर भी देखते हैं तो पश्चिम चंपारण जिला एक बहुत प्रॉस्परस संप्रभुत्व संपन्न जिले के रूप में यहाँ पे सामने निकल कर आता है। और इसके बाद हमारे पास पांचवा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है रोहतास। और रोहतास में हमने कहा था कि रोहतास में अपना एक किला है जिसको भूतिया किला कहा जाता है, अर्थात लेकिन अभी तक के जो प्रमाण सामने निकल के आए हैं वो अपनी सामान्य परिस्थितियों में, इसलिए आप वहां पर जाएं और अपना पर्यटन करें। बहुत अच्छी जगह है, उसको देखें, समझें और जानें। वो इतिहास का आपको परिचय देता है। तो हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। एक हो गया कैमूर जो दक्षिण में पड़ेगा, फिर हो गया हमारे पास जमुई, जमुई भी दक्षिण में पड़ेगा, फिर बांका हमारे पास हो गया, यह भी दक्षिण में पड़ेगा, फिर हमारे पास पश्चिमी चंपारण हो गया, ये हमारे पास उत्तर में पड़ेगा, और फिर ये हमारे पास हो गया रोहतास, तो यह भी हमारे पास दक्षिण में पड़ेगा। अब अगर हम इन जिलों को ठीक से स्टडी करते हैं तो अगर पश्चिम चंपारण को हम केवल छोड़ दें तो ये चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट हमारे पास बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से आते हैं। और ऊपर अगर हमारी हेडिंग देखेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, अर्थात यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और जनसंख्या घनत्व के सबसे कम होने का कारण क्या हो सकता है कि यह पठारीय भूमि का क्षेत्र है। जब ये पठारीय भूमि का क्षेत्र है तो ये जो पठारीय भूमि का क्षेत्र है ये एक्चुअली दक्षिणी बिहार के मैदान से लगा हुआ है। जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, जो दक्षिणी बिहार के मैदान का क्षेत्र है, मैंने आपसे बताया कि जो बिहार के मैदान है वो 2 स्तर पर विभाजित किए जाते हैं, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। जो दक्षिणी बिहार भूमि का मैदान है वो गंगा के दक्षिण में पड़ता है और यह बिहार का एक सूखाग्रस्त क्षेत्र भी है। अगर हम दक्षिणी बिहार के नदियों की स्थिति का ध्यान करेंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको डिस्क्राइब कराया है, तो नदियों के आधार पर हमको यहाँ पे जो नदी मिलती है वो हमारे पास एक जो प्रोमिनेंट रिवर मिलती है वो हमारे पास मिलती है सोन, और सोन इसी पठारी क्षेत्र से आगे के निकलकर गंगा जी में आकर मिल जाती है। तो अगर आप पठारी भूमि की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की या कृषि के हिसाब से ये अपने आप में संपन्न भूमि क्षेत्र में नहीं आता है। और अगर आप वेस्ट चंपारण की बात करेंगे तो जो शिवालिक का पर्वतीय पद क्षेत्र है यानी कि फुटहिल्स रीजन है, उसमें हमारे पास पश्चिम चंपारण जिला आ जाता है। तो पर्वत पदीय प्रदेश जिले में हमारे पास पश्चिम चंपारण आता है। यहाँ पे फिर से हमारे पास बांबर का क्षेत्र मिलेगा, और बांबर का क्षेत्र भी कृषि के लिए अपने आप में अधिक उपयोगी नहीं होता है। जो हमें कृषि का क्षेत्र मिलेंगे वो ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए मिलेंगे। तो ये वह क्षेत्र है जहाँ पे वनस्पति घनत्व अधिक हो सकता है, लेकिन कृषि के हिसाब से इतने सुगम नहीं है। और चूंकि ये 5 डिस्ट्रिक्ट कृषि के हिसाब से इतने सुगम नहीं है, इसलिए आपको ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या में बिहार में आपको मिल जाते हैं। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट साउथ की तरफ हो गए, जिसमें हमारे पास हो गया कैमूर, फिर हो गया जमुई, फिर हो गया बांका और रोहतास, और एक डिस्ट्रिक्ट हमको उत्तर में मिला, उत्तर में वेस्ट में मिला, शिवालिक के फुटहिल्स से मिला, जिसको हमने बोला गया पूर्वी चंपारण। अब आगे का डेटा और देख ले। तो आगे का डेटा हमसे ये कहता है कि जब हम और आगे बढ़ेंगे तो बिहार में अपना लिंग अनुपात देखेंगे, और लिंग अनुपात में हमको पता था कि जो राष्ट्रीय स्तर का लिंग अनुपात है वो 943 पे चल रहा है। तो बिहार का लिंग अनुपात देखते हैं, और उस लिंग अनुपात के अनुसार 2011 में बिहार के लिंग अनुपात का जो टोटल लिंग अनुपात था वो था 918।
इस प्रकार से बिहार का लिंग अनुपात जो है वो राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक गिरा हुआ है, और राष्ट्रीय स्तर से अगर वो लिंग अनुपात कम है तो माना जाएगा कि बिहार में जो लिंग अनुपात की स्थिति वो सम ना होकर अपने आप में विषम है। 2000 में यही एक लिंग अनुपात 921 पे था, जबकि 2011 में इसने -3 को अपने आप में पंजीकृत रजिस्टर्ड करवाया, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या विस्तार और जनसंख्या विकास के स्तर पर बिहार की जो प्रोग्रेस है वो अपने आप में अच्छी नहीं रही है, क्योंकि 2011 में जो लिंग अनुपात 921 पे, वो 2001 में जो लिंग अनुपात 921 पे था वो 2011 में घट के 918 पे आ चुका है, और ये राष्ट्रीय स्तर से भी नीचे की ओर चल रहा है। अर्थात मानवीय विकास को लेकर जो बिहार के मानक हैं वो राष्ट्रीय स्तर से नीचे हैं, और राष्ट्रीय स्तर के मानक भी चूंकि अपने आप में इस समय बहुत अच्छे नहीं है 2011 के स्तर पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार के जो मानवीय विकास सूचकांक हैं वो अपने आप में निम्नतम स्तर के यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? ऐसा जिले जहां पे लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो उसमें एक हमारे पास जिला मिल जाता है, हमारे पास हमारा गोपालगंज। और अगर हम गोपालगंज की बात करेंगे तो गोपालगंज हमको पड़ता है बिहार के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमको बिहार का गोपालगंज मिलता है, जहां पे लिंग अनुपात 1021 का है। दूसरा जिला हमको मिलता है सिवान, और सिवान भी गोपालगंज से ठीक लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यह वह डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। इसके बाद हमको मिलता है सारण, सारण सिवान से लगा हुआ है। फिर हमको मिलता है किशनगंज, और किशनगंज जो है ये अपना नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहां पे हमारे पास बिहार की सबसे अधिक वर्षा होती है, वहां पे हमको किशनगंज मिलता है। और किशनगंज राष्ट्रीय स्तर के आसपास आकर रुक जाता है, जहां पर राष्ट्रीय औसत निकलता है 950 का। और इसके पास हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट मिलता है वो मिलता है हमारा नवादा। और नवादा कहाँ है? तो फिर से वो है दक्षिणी बिहार की जो संकीर्ण भूमि पर्वतीय जो संकीर्ण भूमि पठारी क्षेत्र है, वहां पर हमको नवादा मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस 5 डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन करते हैं तो गोपालगंज, सिवान और सारण जो एक तरीके से तीनों से लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास सर्वाधिक लिंग अनुपात बिहार का मिलता है। जो न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है डिस्ट्रिक्ट में वो हमारे पास बिहार के दक्षिण में मिलता है। इन दोनों के मध्य की स्थिति हमारे पास किशनगंज में मिल जाती है। और इस प्रकार से बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट निकल के आते हैं जहां पे सर्वाधिक लिंग अनुपात का अनुपात रहता है। आगे की ओर बात करते हैं। अब अगले वाले अगर हम इसमें बात करते हैं सेक्शन में, तो हमको मिलता है न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले। अब न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले में हमारे पास एक जिला निकल के आता है, और ये बिहार का एक प्रकार से डॉन जिला है, जिसको बोलते हैं मुंगेर। और मुंगेर कहाँ पर है? तो मुंगेर हमारे पास ये रहा। तो दक्षिणी बिहार का जो भूमि का क्षेत्र है उसमें हमारे पास मुंगेर मिलता है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर आप मुंगेर के इतिहास को जानेंगे तो आप बिहार के इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आज भी जो इलीगल आर्म्स की फैक्ट्री है वो मुंगेर में अपने आप में बहुत चरम स्तर पर रहती है। और अगर यहाँ पे आर्म्स की फैक्ट्री, इलीगल आर्म्स की फैक्ट्री यहाँ पर है, तो इसके इतिहास में आपको जाना पड़ेगा, तब मुंगेर का इतिहास आपको बताएगा कि ये इलीगल आर्म इंडस्ट्री यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से डेवलप की हुई है। फिर हमारे पास आता है भागलपुर। भागलपुर हमारे पास कहाँ है? तो भागलपुर हमारे पास ये रहा। और वर्तमान में जो बिहार से मंत्री निकल के आते हैं गिरिराज सिंह, वो जो अपनी पद यात्रा निकाल रहे, वो पद यात्रा अपनी वो इसी क्षेत्र से होकर निकालें, जहाँ बांका से स्टार्ट करके वो किशनगंज तक जाएंगे। तो उसमें जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है वो भागलपुर पड़ा है। भागलपुर से उन्होंने स्टार्ट करा है और किशनगंज तक वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो भागलपुर हमारे पास दूसरा डिस्ट्रिक्ट निकल के आता है। फिर हमारे पास तीसरा डिस्ट्रिक्ट निकल के आता है खगड़िया। और खगड़िया हमारे पास कहाँ है? तो खगड़िया हमारे पास ये रहा, ये भागलपुर से लगा हुआ अपना डिस्ट्रिक्ट है। फिर हमारे पास आता है शिवहर। शिवहर हमारे पास नॉर्थ की तरफ चला आता है। फिर हमारे पास आता है बेगूसराय, और लास्ट में हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है वैशाली। और इस प्रकार से मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय और वैशाली, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास जो हमारे पास न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं। अगर मुंगेर का लिंग अनुपात देखेंगे तो मात्र 876 है, भागलपुर का 880 है, और वैशाली का हमारे पास 895 है। राष्ट्रीय औसत से लगभग 50 से नीचे चल रहा है, और बिहार के औसत से भी लगातार नीचे चल रहे हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले जिलों में, जहां पर सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले हैं, तो उसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात जिले शिशु में, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु में, तो उसमें हमारे पास एक मिल जाता है किशनगंज, दूसरा हमारे पास मिल जाता है कटिहार, फिर हमारे पास मिल जाता है गया, और फिर हमारे पास मिल जाता है अररिया, और फिर हमारे पास मिल जाता है जमुई। तो ये रहा हमारे पास जमुई। अगर हम न्यूनतम वृद्धि के अनुपात पे देखते हैं तो हमारे पास एक जिला मिलता है वैशाली,
फिर मिलता है पटना, फिर हमारे पास मिलता है मुजफ्फरपुर, फिर हमारे पास मिलता है भोजपुर और फिर हमारे पास मिलता है बेगूसराय। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये न्यूनतम वृद्धि वाले जिले हैं, और जो बाकी के 5 डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, कटिहार, गया और अररिया और जमुई, ये हमारे पास सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले जिलों में हमारे पास ये कुल टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट निकल के आते हैं। अगर आप 10 डिस्ट्रिक्ट भी याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट तो याद करके रखिए, और इसके आधार पर आप बिहार के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर भी उसकी जनसंख्या घनत्व से एक अनुमान लगा सकते हैं कि विकास के क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या मानक यहाँ पर निर्धारित करे गए हैं, या समाज ने अपना विकास जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किस प्रकार से निर्धारित किया है। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न है, क्योंकि मैं दूसरी सीरीज अभी बिहार की जनसंख्या से और लेकर आने वाला हूं, अगर इस सीरीज को लेकर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सुगम उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। अभी इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, और सीरीज को लगातार हिंदी माध्यम में हम लोग विशेष रूप से सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस सीरीज से लाभ हो रहा है तो गुरु दक्षिणा दीजिए। गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने के साथ ही अब इसको साझा करना भी प्रारंभ कीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।